क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप रोज टाइम ट्रैवल को एक्सपीरियंस करते हो। आप बोलोगे कि क्या यार मस्ती कर रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। आइए इस वीडियो में हम टाइम ट्रैवल के बारे में काफी डिटेल में और काफी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आप आसमान में तारे या स्टार्स तो रोज देखते होंगे और उनमें से कुछ तारे वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, लेकिन कुछ दिन वो अचानक से बहुत ज्यादा चमकने लगते हैं और आपको भी वो कुछ टाइम के लिए चमकीले दिखते हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ तारे धरती से नजदीक होते हैं और कुछ तारे बहुत दूर। अगर कोई स्टार या तारा बहुत ज्यादा दूर है तो उसकी लाइट को धरती पर आते आते हजारों से लाखों साल तक का समय लग सकता है। इसका मतलब ये है कि जो आप तारे को चमकता हुआ देख रहे हो वो एक्चुअल में कई हजार साल पहले चमका होगा, लेकिन यहाँ पर समय की रफ्तार स्लो हो जाने की वजह से वो तारा आपको आज चमकता हुआ दिख रहा है। मतलब कि आप वो घटना, वो दृश्य को लाइव देख रहे हो जो हजारों साल पहले हो चुका है। ये चीज टाइम ट्रैवल को समझने के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अभी कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है और कुछ मानते हैं कि बस ये कहानियों में होता है। आइए देखते हैं कि कुछ पॉपुलर साइंटिस्ट का इसके बारे में क्या कहना है। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूटन चाचा का क्या कहना था। न्यूटन का मानना था कि समय बंदूक से निकली हुई गोली की तरह होता है, जिसे किसी भी कंडीशन में छोड़ो वो सेम स्पीड से आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर बाद में एक आदमी आता है जिसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन का मानना था कि जैसे एक नदी का बहाव होता है और उसके रास्ते में आने वाले पत्थर बहाव को स्लो कर देते हैं, उसी तरह टाइम की स्पीड को प्लैनेट, स्टार्स और ब्लैक होल जैसी चीज स्लो डाउन कर सकती है। और अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रही हो उसके लिए भी टाइम स्लो हो जाता है। इन शॉर्ट, ग्रेविटी और स्पीड, इन दोनों चीजों पर अगर कोई असंभव वाला कंट्रोल प्राप्त कर ले तो टाइम ट्रैवल कर सकता है। अभी इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है और ये रियल लाइफ में कैसे हो सकता है, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं अभी ये वीडियो की बजाय टाइम मशीन बना रहा होता। एक और बात है कि इस चीज को समझने के लिए आपको एक असाधारण दिमाग चाहिए जो ह्यूमन पॉसिबिलिटीज से हटकर भी कुछ सोच सके, जो कि सिर्फ एक सोच ना हो, जो कि प्रैक्टिकली भी कुछ हद तक पॉसिबल हो सके। थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो एक आदमी है और वो लाइट से भी ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करके पृथ्वी से करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर चला गया है। इस कंडीशन में उसके लिए टाइम बहुत ही स्लो हो गया होगा। अभी अगर वो वहां से पृथ्वी की रोटेशंस को ऑब्जर्व करेगा तो उसे पृथ्वी एक लट्टू की तरह स्पीड से घूमती हुई दिखेगी और उसकी पलक झपकते ही पृथ्वी अपने 1000 रोटेशंस कंप्लीट कर लेगी। लेकिन पृथ्वी पर रहते लोगों के लिए एक दिन अभी भी 24 घंटे का ही है और इसीलिए जब वो आदमी पृथ्वी पर थोड़ी देर बाद वापस आएगा तो यहाँ पर लाखों साल बीत गए होंगे, लेकिन वो अभी भी जवान ही होगा। ये बात मैंने आपको बस एक एग्जांपल के तौर पर समझाई है। आज के टाइम में ये एकदम असंभव सी चीज है। आइए अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कोई ऐसी एनर्जी क्रिएट हो गई जिससे कि किसी चीज की स्पीड हम लाइट स्पीड से भी ज्यादा तेज कर सकते हैं और फ्यूचर में जाने के लिए टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो गया। लेकिन फिर वो आदमी वापस पास्ट में कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पर थ्योरी के अनुसार एक आदमी सिर्फ फ्यूचर में ही जा सकता है और वो भी ऊपर बताई गई कंडीशंस को फॉलो किया जाए तभी। लेकिन पास्ट में कैसे जा सकते हैं या वापस कैसे आ सकते हैं? क्योंकि एनर्जी का लेवल मान लो कि हम उतना तक बढ़ा ले जहाँ तक टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन पास्ट में जाने के लिए हमें एनर्जी का लेवल माइनस करना होगा, यानी कि नेगेटिव एनर्जी लानी पड़ेगी। अभी ये नेगेटिव एनर्जी कैसे होगी और इसे हम कहां से लाएंगे, इसके बारे में बड़े बड़े साइंटिस्ट सोच भी नहीं सकते, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स का लॉ ये कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो फिर नेगेटिव एनर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात अभी जो मैंने बोली है वो शायद आप लोगों को समझ ना आई हो, और वैसे भी ये आसानी से समझ में आने वाली बात है भी नहीं। लेकिन अगर आप अपना दिमाग खराब करना चाहते ही है तो अकेले बैठकर इसके बारे में सोच सकते हैं। अभी चलो एक बार के लिए मान लो कि कहीं से नेगेटिव एनर्जी भी क्रिएट हो गई और पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल भी हो गया। लेकिन इसके ऊपर भी एक बड़ी पॉपुलर थियरी है जिसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये थियरी ये कहती है कि मान लो आप टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चले भी गए और मान लो कि आपने अपने दादाजी को शादी से पहले ही मार दिया। वैसे कोई अपने दादाजी को क्यों ही मारना चाहेगा? खैर, अगर दादाजी को मार दिया तो फिर आपके पापा का और आपका जन्म ही नहीं होगा, और अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ है तो फिर आपने पास्ट में आके अपने दादाजी को कैसे मारा? इसी चीज को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं, जिसके हिसाब से पास्ट में टाइम ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। और अगर मान लो ये हो सकता है तो फिर ये तभी हो पाएगा जब मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते होंगे। मान लो आपने आपके दादाजी को मार दिया, लेकिन आप तो आज भी एग्जिस्ट करते हो। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपने जिस दादाजी को मारा वो आपके ही दादाजी थे, लेकिन वो किसी और यूनिवर्स का हिस्सा थे जो कि आपके ही दादाजी थे, लेकिन किसी और डायमेंशन में हमारे ही जैसी हूबहू एक और दुनिया है, वहाँ के दादाजी थे जिसको आपने मार दिया। और इसी वजह से आपके एग्जिस्टेंस पर भी कोई असर नहीं पड़ा। और मल्टीवर्स की सोच यहाँ पर वैलिड भी हो सकती है, क्योंकि पास्ट में भी वही लोग हैं जो प्रेजेंट में थे। तो ये मान लो इम्पॉसिबल जैसी चीज हो गई, क्योंकि माना जाता है कि हम सब एक आत्मा है और एक आत्मा एक ही जगह पर हो सकती है।
अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आत्मा यहाँ पर भी है, वही पास्ट में है। आत्मा की जगह आप एनर्जी भी समझ सकते हैं, जैसा कि हमने आगे बात की कि एनर्जी कैंट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सो मल्टीवर्स को साइड में रखो तो इस हिसाब से टाइम ट्रैवल इन पास्ट एकदम इम्पॉसिबल है। और इसी चीज के ऊपर थोड़ा सा फनी किस्सा है कि एक बार स्टीफन हॉकिंस ने पास्ट में टाइम ट्रैवल करने वालों के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और उस पार्टी में कोई नहीं आया था। वैसे ये थोड़ा सा फनी मोमेंट था, लेकिन इससे वो बताना चाहते थे कि टाइम ट्रैवल इन पास्ट पॉसिबल नहीं है। हालांकि काफी सारी ऐसी कहानियां और किस्से हैं जो पास्ट में टाइम ट्रैवल को डिस्क्राइब करते हैं। उनमें से एक बड़ा पॉपुलर किस्सा है और वही मैं आपको बताता हूँ। साल 1995 में माइक मार्कम नाम का एक आदमी किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उससे गलती से कुछ अलग डिवाइस बन गया। उसने उसमें एक स्क्रू को रखा और वो स्क्रू कुछ फीट दूर पलक झपकते ही टेलीपोर्ट हो गया। थोड़े टाइम बाद उसने सेम ऐसी चीज बड़े साइज की मशीन बनाई, जिसमें उसने इस बार किसी चीज की बजाय खुद को ही रख दिया। और वो आखिरी टाइम था जब माइक को देखा गया। उसके बाद वो कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता। उसके कुछ दिन बाद वहाँ के किसी रेडियो शो पर एक अजीब सा कॉल आता है और वो साल 1930 में मिली एक लाश के बारे में बताता है। थोड़ा बहुत जांच करने के बाद सबको पता चला कि सालों पहले साल 1930 में एक मिस्टीरियस लाश मिली थी, जिसके हाथ में सेलफोन जैसा कोई डिवाइस था, जबकि उस समय में सेलफोन इन्वेंट ही नहीं हुआ था। रिकॉर्ड की माने तो उसकी हाइट, बॉडी और शक्ल माइक से थोड़ी बहुत मेल खाती थी। अभी ये कहानी में कितना सच है और कितना झूठ किसी को नहीं पता। खैर, आपका टाइम ट्रैवल के बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।